श्री गुरुभ्यो नमः। सभी को नमस्कार। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय एवं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त सहयोग में ये जो व्याख्यान की श्रृंखला शुरू हुई है, कला से समृद्ध शिक्षा। जब शिक्षा कला से समृद्ध होते और क्या चाहिए? कला मतलब अपना संस्कृति, संस्कार और पहचान। जब कोई भी शिक्षा ये संस्कृति के साथ होते हैं वो बहुत उत्कृष्ट होते हैं। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, कोई भी देश जब अपना संस्कृति के साथ आगे जाते हैं ये विकास पे पहुंचते हैं। कोई भी देश अपना संस्कृति को भूल के जब आगे जाते हैं वो कभी विकास पे नहीं पहुंचते हैं। जो देश अपने पहचान के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जब आगे जाते हैं हमेशा विश्व गुरु बन जाते हैं। इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र की सभी गुणीजनों को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। साथ ही राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति जी प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज इस देश की जो यंग माइंड के साथ उनके सामने अपनी सोच रखने का, अपना विचार रखने का एक मौका मुझे दिया है। उसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर गौरीप्रिया सोमनाथ, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में भरतनाट्यम विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ, मूलतः केरल से हैं। और आज हम आपके सामने नृत्य के बारे में बात करना चाहती हूँ। पिछले 2 सेशन से मेरे कोलीग डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने आपको कला, रंगमंच एवं अभिनय के बारे में व्याख्यान दिए हैं, और आज हम आपको नृत्य के बारे में कुछ अपना सोच रखेंगे आपके सामने। आज की हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है भारत की शास्त्रीय नृत्यों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो इसमें नृत्य हम सब जानते हैं, नृत्य के बारे में हमने सुने, हमने देखे, लेकिन कौन सा नृत्य है? अगर हम आपसे पूछ रहे तो आप पहले बताएंगे हिप हॉप जी, फिर ब्रेक डांस, फिर टैप डांसिंग, सल्सा, दैट्स ऑल। ये सब हम जानते हैं, ये भी नृत्य है, कोई डाउट नहीं उसमें, ये भी नृत्य है। तो नृत्य क्या है? और हमने ये भी सुना है लोक नृत्य भी होते, शास्त्रीय नृत्य भी होते, आधुनिक नृत्य भी होते। तो नृत्य क्या है? अगर हम एक डेफिनेशन की तरह अगर बढ़ रहे तो नृत्य को ये कह सकते हैं, शरीर और अंगों की सुंदर आंदोलनों की एक विशेष श्रृंखला है नृत्य। मतलब जब अपने शरीर, अंग, ये सबके साथ हम जब मूवमेंट्स करते हैं, इसमें कोई म्यूजिक होना, संगीत होना कोई जरूरी नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं हो, संगीत होना कंपल्सरी नहीं है। डांस मतलब, नृत्य मतलब कहीं कोई भी एक मूवमेंट हम कर रहे हैं अपने अंगों के साथ, शरीर के साथ, बॉडी और अंगों के साथ कोई भी एक मूवमेंट किया, लेकिन एक रिदम के साथ। इसको हम अगर आमतौर पे हम इसको नृत्य कह सकते हैं। और अलग अलग नृत्य है, आधुनिक नृत्य हमने अभी बताया, आधुनिक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है। अगर भारत की नृत्य के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 नृत्य 2 तरीके में है। एक हो गया लोक नृत्य और दूसरा शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य हम सब जानते, लोक नृत्य उसका मतलब क्या है? जो लोगों के बीच में होते, हमारे जो लोगों के बीच में जो खुशी के अवसर पे, जो हमारे उत्सव के अवसर पे हम जो नृत्य कहते, इसको हम लोक नृत्य कहते। भारत में अनेक लोक नृत्य है। अगर दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक अगर हम देख रहे तो बहुत लोक नृत्य है हमारे पास। जैसा कुछ लोक नृत्यों के बारे में नाम हम बताना चाहते, जैसा लावणी हो गया, नौटंकी हो गया, कीर्तन हो गया, गिद्दा हो गया। अगर दक्षिण भारत में जा रहे तो कोलकली है, कुम्मी है और तेरुकूतु, ऐसा अलग अलग लोक नृत्यों के से हमारा भारत पूरी अलग अलग लोक नृत्यों है। और दूसरा हमारा है शास्त्रीय नृत्य है। पहला हमने बोले लोक नृत्य है, लोगों से जुड़े हैं। अभी है शास्त्रीय नृत्य,
जो शास्त्र के आधार पे जो नृत्य करते हैं उसको शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। अभी जब शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जब हम बात करते हैं, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, वही है नाट्य की उत्पत्ति। तो हम एक छोटी सी कहानी से आज की हमारे ये जो व्याख्यान है ये शुरू करना चाहते हैं। जब धरती पे लोगों के बीच में बहुत अन्याय होते थे, लोगों के मन में अलग अलग विचार होते, मतलब बुरा सोच जब होते थे, पूरी मतलब एक दूसरे को लोग बहुत अन्याय से बात करते हैं, लोग मन में बहुत गंदा सोच के विचार रखते हैं, तब ये सब देख के पूरी देवताओं, उनके जो मेन है कौन है, इंद्रदेव, इंद्रदेव के साथ वो सब मिलके गए हैं भगवान ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाके उन लोग बताते हैं, ब्रह्मा जी जैसा धरती पे लोगों के मन में बहुत बुरा विचार आ रहा है, इसलिए उनको अपने मन डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसा चीज दिए जाए ताकि उन लोगों को उनको नॉलेज भी मिल जाए और समझ भी हो जाए और एंटरटेनमेंट भी हो जाए। क्या कहते हैं, क्रीडनीयकम इच्छासु दृश्यम श्रव्यम च यद भवेत्, मतलब क्रीडनीयदम इच्छासु, क्रीडा जैसा होना चाहिए, एक एंटरटेनमेंट पर्पस होना चाहिए, लेकिन कैसा, दृश्यम श्रव्यम च यद भवेत्, उसमें दृश्यम भी होना चाहिए, श्रव्यम भी होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं जो चीज दृश्य के साथ होते, जो चीज हम देखते हैं उसमें ज्यादा प्रभाव होते, सही है ना। जैसा हम एक नाटक देख लिया बहुत अच्छे से, हम एक मूवी देख लिया, सिनेमा देखने गए, एक मूवी देखने, फिल्म देखने गए, बहुत अच्छे से याद रहते, एक एक कहानी हमको याद रहते, लेकिन कोई एक घंटे भाषण दे दिया, रूम के बाहर आके हम भूल जाते हैं, क्योंकि दृश्यम में इतनी महत्व है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चले जाते और स्टोर हो जाते, कंप्यूटर जैसा स्टोर हो जाते, सही है ना। तो ये उन्होंने यही बोला है, जरूर हमको चाहिए कुछ ऐसा, लेकिन उसमें दृश्यम श्रव्यम च यद भवेत्, दृश्यम भी होना चाहिए, साथ में श्रव्यम भी होना चाहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए उसमें। फिर ब्रह्मा जी ने बोला, नॉलेज के लिए हमने ऑलरेडी वेदास तो बनाया है, 4 वेदा है, ऋग्वेदा है, सामवेदा है, यजुर्वेदा है, अथर्ववेदा है, तो ऑलरेडी वेदास इतना ज्यादा है, अभी क्यों एक दूसरे क्यों चाहिए कुछ अलग। तो उन्होंने बोले बिल्कुल सही, आपने वेदास तो बनाए, लेकिन वेदास सबके लिए पहुंचने की बात नहीं है, क्योंकि वेदा पढ़ने के लिए भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और कुछ कुछ कुल के लोग वो पढ़ पाते, जो नॉर्मल जो लोग हैं उनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, उन लोग वेद पढ़ना और समझना उनके लिए दूर की बात है। तो इसलिए ऐसा कुछ चीजें दे दिया जाए जिस समूह की चारों जातियां, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र, कोई भी जाति हो, वो सब पढ़ पाते और वो सबको एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज भी मिल जाए। फिर ब्रह्मा जी ने बोले ठीक है कुछ करते हैं ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामाभ्यो गीतमेव च चतुर्वेदाद् अभिनयान् रसानाधर्वणादपि। उन्होंने क्या किया, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात्, ऋग्वेद से उन्होंने लिटरेचर लिया है, पाठ्यम, पाठ्यम मीन्स लिटरेचर, उन्होंने ऋग्वेद से लिटरेचर लिया है। फिर क्या किया, सामाभ्यो गीतमेव च, गीतम भी तो चाहिए ना, जब एंटरटेनमेंट की पर्पस है तो गीतम तो जरूर हो, संगीत तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सामवेद से गीतम ले लिया, और क्या, यजुर्वेदाद् अभिनयात्, एंटरटेनमेंट होना चाहिए तो एक्सप्रेशन तो बनते ही है, तो क्या किया, यजुर्वेद से उन्होंने अभिनय लिया है, और रसा, फीलिंग के बिना तो कुछ होते ही नहीं है, तो कहां से रसा लिया है, अथर्ववेद से। ये चारों वेद से, पाठ्यम ऋग्वेद से, गीतम सामवेद से, अभिनय यजुर्वेद से, और रसा अथर्ववेद से, ये चारों वेद से ये चारों चीज लेके उन्होंने एक पंचम वेद बनाया, वो ये नाट्य वेद। तो नाट्य जो हम लोग जो करते हैं, नाट्य नृत्य जो हम करते हैं आज, ये कुछ कम नहीं है वेदास से, ये भी एक वेद है, पंचम वेद कहते हैं इसको, नाट्य वेद, ठीक है। तो ये भी ये जो नाट्य शास्त्र, ये पंचम वेद है, नाट्य वेद, नाट्य शास्त्र है, इसके आधार पे, ये शास्त्र को के आधार पे जो नृत्य कहते हैं, इसको हम कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो भारत में मुख्य रूप से 8 शास्त्रीय नृत्य, इसमें अगर हम कुछ ऑर्डर अगर बना रहे तो
हम कभी ये नहीं बोल सकते ये इतने पुराना है, ये इतनी साल पुराना है, बिल्कुल नहीं ना। हम अंदाजा में बता सकते हैं भरतनाट्यम हो गया 2000 साल पुराना। ये इसलिए नहीं बता सकते एग्जैक्टली क्योंकि कुछ कुछ अपना शास्त्रीय नृत्य है, पुराने टाइम में कुछ और रूप में था, जैसा कुचिपुड़ी हो गया, पहले यक्षगान के रूप में चलते थे, फिर जाके कुचिपुड़ी हो गया। इसीलिए एग्जैक्टली हम एक ऑर्डर नहीं दे सकते इस क्लासिकल डांस को। लेकिन हम जरूर ऑफ कोर्स, हमारा भारत मतलब इतने बड़े अलग अलग राज्यों के साथ है, तो इसलिए हम अभी एक ऑर्डर ऐसा बनाया है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत के लिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत सबसे लास्ट में हम कहाँ जाएंगे, दक्षिण भारत मतलब केरला। तो हम लोग शुरू करेंगे केरल से, और केरल से हम लोग जाएंगे पूरी उत्तर भारत तक, फिर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग अपना रास्ता शुरू, अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं केरल से। तो हमारा 8 क्लासिकल नृत्य में है, हम केरल से सबसे पहला शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला है कथकली। तो मैं अपना टेक्निकल टीम से एक निवेदन करती हूँ, आप थोड़ा स्क्रीन में फोटो शेयर कर लीजिए ताकि मेरे प्यारे छोटे छोटे साथिया उन लोग देख पाएंगे पिक्चर। ये कथकली आप लोग सब दिख रहे हैं ना, उसमें फोटोज दिख रहा है। ये कथकली की मेल कैरेक्टर भी इसमें आपको दिख रहा है, फीमेल कैरेक्टर भी दिख रहा है। ये आप अच्छे से देख लेना क्योंकि बाद में हम जो बोलना चाहते हैं इसको रिलेटेड होगा। इसका वेशभूषा देखो, इसमें कैसे उन लोग ऑर्नामेंट्स पहने हैं, और फीमेल कैरेक्टर कैसे पहने हैं, मेल कैरेक्टर क्या पहने, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। और एक और फोटो है इसका दूसरा। कथकली एक्चुअली क्या ना शास्त्रीय नृत्य है लेकिन एक डांस ड्रामा जैसा इसका प्रेजेंटेशन होते, इसलिए उसमें जितना भी कैरेक्टर्स है वो सबको एक अलग अलग जो वेशभूषा है ना उसको एक अलग अलग नाम दिया है। हम नाम में नहीं जा रहे क्योंकि वो बोलने के लिए एक खंडा क्या है, एक दिन काफी नहीं है। तो हम बस इंपॉर्टेंट कुछ चीजें फोटोज इसमें अलग अलग दिया है। जैसे इसमें जो इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं कृष्णा और उनकी फ्रेंड है, कौन है, कुचेल। ये दोनों के पिक्चर है। ये मतलब कृष्ण को देखने के लिए कुचेल आते हैं ना कृष्ण के पास, उसके एक वर्णन है इस पिक्चर में। और नेक्स्ट है ये भी कृष्ण की एक पिक्चर है। तो अलग अलग होते हैं, मतलब अच्छा कैरेक्टर के लिए वेशभूषा अलग होगा, थोड़ा इविल कैरेक्टर डेमन टाइप का कैरेक्टर है तो वेशभूषा अलग होगा। जैसा पच्चा, कत्ती, करी, अलग अलग नाम से उसकी पहचान होते। और एक है थे मिनिकू मीन्स द लेडीज कैरेक्टर, वो भी हमने पहला पिक्चर में देखे। तो कथकली कहाँ से है, केरल से। तो नेक्स्ट है हमारा केरल से एक और है, दैट इज मोहिनीअट्टम। तो प्लीज आप पिक्चर दे दीजिए। यस, ये मोहिनीअट्टम, एक्चुअली मोहिनीअट्टम ये नाम कहां से आई, मोहिनी की जो नृत्य है। मोहिनी कौन है आप जानते हो उस कहानी, जब अमृत मदन होते हैं तो अमृत जब आते हैं तो राक्षस और देवास के बीच में फाइट होते हैं ना, कौन पहले अमृत पिएंगे और फिर मरना नहीं हो पा, ये सब ना। तो ये फिर विष्णु जी मोहिनी की रूप लेते। तो जो मोहिनीअट्टम है ये मोहिनी से आए हैं। इसमें लासिक सॉफ्ट मूवमेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। तो नॉर्मली ये लेडीज परफॉर्म करती है, मेल परफॉर्मर्स बहुत कम है क्योंकि ये मोहिनी से आए हैं। तो केरल में एक ही मेल परफॉर्मर है मोहिनीअट्टम में, दैट इज RLV रामकृष्ण। उनकी पिक्चर मैंने लिया है क्योंकि मेल कैरेक्टर मेल परफॉर्मर कैसे होते हैं दिखाने के लिए, लेकिन मोस्टली मोहिनीअट्टम की परफॉर्मेंस करते फीमेल परफॉर्मर। नेक्स्ट फोटो में आप दिख रहा है, जैसे देखो उसकी कैसे उनकी वेशभूषा होते हैं, कैसे इनके ऑर्नामेंट्स होते हैं, गजरा कैसे लगाया है, ये सब आप एक बार ध्यान से देख लीजिए ताकि आगे हम लोग उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है एक मोहिनीअट्टम की ग्रुप परफॉर्मेंस है, उसमें बहुत ज्यादा मोहिनीअट्टम परफॉर्मर्स आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम। तो हम लोग पहले केरल से ट्रैवल शुरू हो गया था हमारा जर्नी, अभी हम पहुंच के तमिलनाडु में, वहां से भरतनाट्यम में। ये भरतनाट्यम की जो फीमेल परफॉर्मर की वेशभूषा है, उसमें आप देख सकते हैं उन लोग जो पहने केरल जो मोहिनीअट्टम में हमने ऐसा सोने की ऑर्नामेंट्स देखा था, लेकिन जब तमिलनाडु आ गए भरतनाट्यम में आके आप देख लीजिए उसमें कैसे है, टेम्पल की ऑर्नामेंट्स है, छोटी छोटी जो स्टोन्स रखा है ऐसे टेम्पल की ऑर्नामेंट्स पहनते हैं उन लोग। फिर नेक्स्ट फोटो, ये मेल परफॉर्मर है, भरतनाट्यम की मेल परफॉर्मर की ये वेशभूषा होते हैं। फिर नेक्स्ट एक
ग्रुप परफॉर्मेंस है ये भरतनाट्यम नृत्य की। ये हम इसलिए फोटोज अलग अलग, एक मेल डांसर की और एक फीमेल डांसर की, एक ग्रुप इसलिए दिखा रहे ताकि जब भी आप ऐसा आर्ट फॉर्म फिर देखेंगे, बाद में ऐसा क्लासिकल डांस देखेंगे, आप आसानी से वो पहुंच आप समझ में आएंगे आपको। फिर हम लोग अभी केरल से शुरू हो गया था, तमिलनाडु आए, अभी हम सीधा जा रहे हैं आंध्र प्रदेश की ओर, तेलुगु। ठीक है, उधर से है कुचिपुड़ी। ये कुचिपुड़ी की कैरेक्टर ऑफ कोर्स फीमेल कैरेक्टर है, लेकिन बने कौन है, ये फोटो आप ध्यान से देख लीजिए, ये मेल है। एक मेल ने फीमेल कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, क्योंकि कुचिपुड़ी बहुत पहले उस रीजन में क्या होता है ना, लोगों के मन बहुत कंजर्वेटिव होते हैं ना, तो उन लोग ये नहीं करते थे, मतलब लड़कियों को परफॉर्म करने की अनुमति कभी नहीं देती थी। तो क्या होते, फीमेल कैरेक्टर फिर कौन करेगा, जब लड़कियां परफॉर्म नहीं करते तो मेल लोग को, मतलब पुरुष लोग को उनकी फीमेल कैरेक्टर भी पोर्ट्रे करना पड़ते थे। इसलिए मैंने ये फोटो चूज किया है, इसमें एक मेल डांसर फीमेल कैरेक्टर इसमें पोर्ट्रे किया है। फिर नेक्स्ट है, ये एक्चुअली एक फीमेल परफॉर्मर है, उनकी कॉस्ट्यूम ऑर्नामेंट्स आपको अगर देखे तो थोड़ा ऐसा लगता है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में बहुत सिमिलैरिटीज है, बिल्कुल है, क्योंकि तमिल और तेलुगु में भी तो है सिमिलैरिटी, सेम है। फिर नेक्स्ट में हमारे ये एक फीमेल एंड मेल कैरेक्टर है, दोनों मिला के बहुत बड़े कलाकार है ये, राधा रेड्डी जी और इनकी पार्टनर। और नेक्स्ट में हम जा रहे, तो हम अभी आंध्र प्रदेश से सीधा उड़ीसा की तरफ जा रहे। नेक्स्ट है ओडिसी, उड़ीसा में ये ओडिसी नृत्य की ग्रुप परफॉर्मेंस है। अभी तक आप देखो, हम सोने से पहले सोने से शुरू किया था, फिर आते आते तमिलनाडु आते तो स्टोन हो गया, अभी सिल्वर में पहुंच गए। ठीक है, तो ओडिसी में सिल्वर ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, और जो भी उन लोग जो अपने सिर पे जो पहनते हैं उसका देख लीजिए, ये कहाँ से आए कैसे आए, हम बिल्कुल उसके बारे में अपने पीपीटी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ आप एक बार पिक्चर देख लीजिए ताकि वेशभूषा कैसे है थोड़ा हम लोग समझ लेते। ये ओडिसी की एक सोलो परफॉर्मर है, फीमेल कैरेक्टर। अब अच्छे से देख लीजिए, कॉस्ट्यूम ऑर्नामेंट्स और जो सिर पे जो पहनते हैं, यस, इवन घुंघरू में, इवन द घुंघरू has चिलंगा has a typical लिटिल स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस है अलग अलग आर्ट फॉर्म के हिसाब से। फिर हम आगे ओडिसी की मेल कैरेक्टर है, मेल परफॉर्मर है, उनका भी आप देख लीजिए, जो भी पहनते हैं सिल्वर बेल्ट है और हाथ में और गले में उन्होंने सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहने हैं। यस, ठीक है, तो हम लोग अभी ओडिशा से सीधा आ रहे हैं उत्तर की तरफ, नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में मांगे तो उधर के शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक में अलग अलग घराना है, बनारस है, जयपुर है, लखनऊ है, तो हम नॉर्थ इंडिया मानते हैं उसको। कथक है अपना, कथक की उत्पत्ति हुआ है अपने नॉर्थन इंडिया में। ये कथक की मेल परफॉर्मर की वेशभूषा है, ये टिपिकल ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है कथक की फीमेल परफॉर्मर की। यस, देखो अभी तक हमने जितने देखे, हम मेल फीमेल में वो जो फर्क है, अभी देखो एक फीमेल परफॉर्मर का भी दो अलग अलग कॉस्ट्यूम देख रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि ट्रेडिशनल तो है ही है, दूसरे एक भी है अलग अलग टाइम में जो भी आए हैं, जैसे कोई ये राजा हो गया, नहीं तो कोई आक्रमण करने के लिए बाहर से जो भी आए हैं और हमारे ऊपर ये आक्रमण किए, जो भी मुगल लोगों के, ये सबसे जो जो इम्पैक्ट होते हैं ना, ये अपने जैसा हमारा जीवन में इम्पैक्ट हुआ है, सेम अपना शास्त्रीय नृत्य में भी इम्पैक्ट हुआ है। तो कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस और कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस, चेंज भी हम नहीं बुलाना चाहते उसको, छोटे छोटे डिफरेंस हुआ है अपना वेशभूषा और ऑर्नामेंट्स में, क्लासिकल डांस में भी उन लोग के आने की वजह से। तो इसमें ये दिख रहे फीमेल कैरेक्टर में एक ट्रेडिशनल, दूसरा है वो ये मुगलों के टाइम के बाद जो ऑर्नामेंट्स वगैरह देख के आप पहचान पाएंगे, उसमें वो जो डिफरेंस आपको दिख रहे हैं वो उसके बाद जो चेंजेस हुआ है, ये डिफरेंस आपको इस कॉस्ट्यूम में भी दिख रहा है। फिर नेक्स्ट है, हम उत्तर भारत से हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो राज्य है उसकी तरफ हम अभी जा रहे हैं, तो उसमें है आसाम, पहले चलते हैं, उधर से है सत्रिय नृत्य। ठीक है, सत्रिय नृत्य बहुत रिसेंटली उनको क्लासिकल नृत्य डांस की, शास्त्रीय नृत्य की पद मिले हैं, बहुत रिसेंटली संगीत नाट्य अकादमी द्वारा उनको शास्त्रीय नृत्य की पद मिले हैं।
तो ये शास्त्रीय नृत्य का वेशभूषा देख के अगर कोई आसाम की वेशभूषा देखते तो एग्जैक्ट हो ये है। तो ये सत्रीय नृत्य का एक ग्रुप परफॉर्मेंस है। और नेक्स्ट है एक मेल और फीमेल डांसर से शास्त्रीय नृत्य का। जी, एक फीमेल कैरेक्टर का, फीमेल परफॉर्मर का हो गया। ये सत्रीय नृत्य है। उन्होंने जो भी ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं ये सब उधर उधर जो मिलते हैं उससे बना हुए चीजें हैं। यस, ठीक है। फिर हम आसाम से सीधा चलते मणिपुर की तरफ। मणिपुरी डांस। यस, ये मणिपुरी डांस के ग्रुप परफॉर्मेंस है। उसमें ये दिख रहा है कृष्ण और गोपियां की, जो लेडीज की भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं इसमें, और मेल कैरेक्टर में कृष्ण का भी वेशभूषा आप इसमें दिख सकते हैं। और नेक्स्ट है ये भी है कृष्ण एवं गोपिया, राधा, ऐसा मेल और फीमेल कैरेक्टर का है। ये मेल जो परफॉर्म करते हैं मणिपुरी की जो नृत्य की जो भाग है, ये भी जो मेल परफॉर्मर्स अपना ढोल वगैरह लेके जो परफॉर्म करते हैं, इसका एक पिक्चर है ये। ठीक है, ये हो गया अपना 8 क्लासिकल डांस। ये क्लासिकल डांस है, एक पद है। डांस तो बहुत है, नृत्य तो बहुत है भारत में, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य का पद इनको, ये 8 नृत्य को, मतलब बहुत ज्यादा नृत्य में से 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का पद मिले हैं। कैसे मिले हैं? संगीत नाटक अकादमी द्वारा। ये संगीत नाटक अकादमी 1953 में भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बने हैं संगीत नाटक अकादमी। ये क्या है? अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स में, अपने प्रदर्शन कलाओं के प्रमोशन के लिए, उनका सिलेक्शन के लिए एक अकादमी बनाए हैं। और ये अकादमी द्वारा ये 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का पद मिले हैं। तो शुरू से अगर बोले तो कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, सत्रिया, मणिपुरी, ये 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का पद संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिए हैं। अभी हमने पहले ये बताया था शास्त्रीय नृत्य क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि शास्त्र के आधार पे है ये नृत्य। तो जिस शास्त्र के आधार पे है, इतने क्यों डिफरेंसेस है? सब कुछ तो शास्त्र के आधार पे होते तो एक ही जैसा होना चाहिए ना, लेकिन बिल्कुल नहीं है। क्यों? हम सब जानते हैं भारत क्या है, विविधता में एकता होते ही है। बिल्कुल, क्योंकि पूरी भारत में हम अगर देखें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेशभूषा होते, अलग अलग भाषा होते, अलग अलग संगीत होते उनका, अलग अलग उत्सव होते उनका, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये सब डाइवर्सिटी है, हमारा यूनिटी। ये सब डाइवर्सिटी के बीच में भी हम यूनाइटेड क्यों है? क्योंकि हम सब भारत से है। ये जो कल्चर है, ये संस्कृति है, ये सब में है। एक ही संस्कृति ये सब में हमको मिलेगा। हमारा वेशभूषा में भी मिलेगा, हमारा भाषा में भी मिलेगा, हमारा उत्सव में भी मिलेगा। क्या? एक ही संस्कृति। इसलिए पूरी डाइवर्सिटी के बीच में भी हम यूनाइटेड है, सेम है। इसलिए तो हम केरल से है, हम आज इतनी दूर इधर आके मध्य प्रदेश में आप लोग से बात कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा कौन से एग्जाम्पल चाहिए अपना विविधता में एकता के बारे में बोलने के लिए? तो ये अपने शास्त्रीय नृत्य में भी ये विविधता बिल्कुल है, लेकिन एकता क्या है? नाट्यशास्त्र, नाट्यवेद, पंचम वेद के आधार पे ये हर शास्त्रीय नृत्य की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ये शास्त्र के आधार पे हुआ है। तो जो एकता के जो थ्रेड होते हैं, जो सबको बांध के रखा है, ये 8 नृत्य को जो बांध के रखा है, एकता की थ्रेड कौन सा है? नाट्यशास्त्र। जो हमने जिस कहानी पहले बोले वही नाट्यशास्त्र। ठीक है, तभी हम ये विविधता क्या है, जैसा हमने बोला है जब नाट्यशास्त्र होते सब एक ही जैसा होना चाहिए ना, फिर क्यों विविधता क्यों है? इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं एक पीपीटी के माध्यम से। तो आप प्लीज पीपीटी चलाइए। यस, सेकेंड स्लाइड। ये आपको दिख रहा है, जो सबसे पहले हम लोग शुरू किया था कथकली से। तो कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से है। तो कथकली डांस ड्रामा की ज्यादा उसमें इन्फ्लुएंस है, इसलिए हम मोहिनीअट्टम के बारे में बोलेंगे। और जरूर लास्ट में हम कथकली के बारे में भी बिल्कुल बताएंगे। ये मोहिनीअट्टम के एक परफॉर्मर की फोटो भी है इसमें।
और केरल की जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, जो लड़कियां पहनते कॉस्ट्यूम और ऑर्नामेंट, जो भी अवसर पे, उत्सव के अवसर पे और नॉर्मल अवसर पे हम लोग जो केरल में जो पहनते हैं, वो साड़ी पे मतलब वो अटेर भी दिख रहा है और मोहिनीअट्टम की वेशभूषा भी दिख रहा है। हमको नहीं लग रही इसमें कोई कंपैरिजन बताने की कोई चीज है, क्योंकि सामने ही दिख रहे हैं हम लोग को। जो कॉस्ट्यूम बना है, जो केरल की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है सेट्टू मुंडू, उसे ये कॉस्ट्यूम बनाया है। और जो ऑर्नामेंट्स आप देख लीजिए, पूरी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स लड़की भी पहने हैं और परफॉर्मर भी वही पहने हैं। तो मतलब कोई भी क्लासिकल डांस कहीं से उनकी उत्पत्ति है, उधर जो अवेलेबल है वही वेशभूषा, वही ऑर्नामेंट्स, वही वाद्य, वही म्यूजिक, वही भाषा, इसके यूज करके शास्त्रीय नृत्य बनाए। तो जब शास्त्रीय नृत्य भी, फिर जैसे लोक नृत्य का क्या डेफिनेशन था, लोगों के बीच में, लोगों के द्वारा बनाए, लोगों के द्वारा परफॉर्म करते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य भी लोगों के बीच में ही बने हैं। उन्होंने जो डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, उन्हीं चीज से यूज इसमें भी किए हैं। तो नेक्स्ट है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की जो हमने बोला है ना, केरल में जब सोना ज्यादा यूज करते हैं, तमिलनाडु में ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम के साथ जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं उसको टेम्पल ऑर्नामेंट्स कहते हैं, जो स्टोन वर्क के होते हैं। तो एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में भी आप देख लीजिए, एक लड़की जो पहने हैं साड़ी, सिल्क साड़ी और टेम्पल के ऑर्नामेंट्स, वही सिल्क साड़ी और टेम्पल के ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं भरतनाट्यम में भी। वही कॉस्ट्यूम और वही ऑर्नामेंट जो भी उधर जो मिलते हैं, उधर की जो ट्रेडिशनल है उससे जो बने हैं। तो पहले भरतनाट्यम में भी साड़ी ही यूज करते थे, साड़ी जैसा पहन के, मतलब पुराने टाइम में जो डांसर्स है उन लोग साड़ी जैसा ही पहनते थे। आजकल थोड़ा मॉडर्न हो गए तो हम लोग कॉस्ट्यूम बनाते, अलग चीज है, लेकिन ट्रेडिशनल में साड़ी, वही सिल्क साड़ी, वही ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, जो तमिलनाडु की ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम जो रहते थे वही। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। इसमें भी आपको दिख रहा है जो ट्रेडिशनल तेलुगु जो अटेयर है, वही सेम कॉस्ट्यूम ऑर्नामेंट्स वगैरह हमको कुचिपुड़ी की कॉस्ट्यूम और ऑर्नामेंट्स में भी वही दिख रहा है। वही ड्रेस, वही मटेरियल और वही ऑर्नामेंट्स और गजरा वगैरह भी लगाने की वो स्टाइल है, ये सब उधर के जो लोकल लोग जो यूज करते हैं उससे इन्फ्लुएंस करके बनाया है। फिर नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी की जो कॉस्ट्यूम और ओडिशा की जो ट्रेडिशनल अटेयर में सेकंड आप देख लीजिए, जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो उन लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो भी ओकेशन है उन लोग जो डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, वही कॉस्ट्यूम और ऑर्नामेंट्स मिला के थोड़ा स्टाइलिश किया होगा, बिल्कुल किया होगा, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य के लिए बनाया है। वो भी आजकल शायद स्टाइलिश हो गया होगा, पुराने टाइम में बिल्कुल नहीं होगा। तो लेकिन इन्फ्लुएंस हुआ है वही ऑर्नामेंट्स और वही कॉस्ट्यूम से। फिर नेक्स्ट है कथक। तो कथक की जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम और नॉर्थर्न इंडिया के, उत्तर भारत की जो फेस्टिवल्स में जो लड़कियां जो पहनते हैं, जो अटेयर है, उसमें आप कॉस्ट्यूम ऑर्नामेंट्स देख लीजिए। जहां टेम्पल्स और सोने की बात कर रहे थे, अभी जैसे जैसे नॉर्थ आ गए, हम अभी बात कर रहे हैं कुंदन के ऑर्नामेंट्स की। तो क्योंकि उधर इधर ट्रेडिशनल शादी में हो गया या कोई ओकेशन में कुंदन के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं और यूज करते हैं कथक में भी, और लहंगा तो है ही है। फिर नेक्स्ट में हम आ गए सत्रिया। तो अगर कोई भी असम की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम देख रहे थे, बिल्कुल समझ में आएंगे सत्रिया वही है। उसमें मुझे लग रहा है उसमें कोई ज्यादा चेंजेस भी नहीं दिख रहा है। सत्रिया का अगर कॉस्ट्यूम आप देख रहे तो सेम कॉस्ट्यूम है, और ऑर्नामेंट्स भी देखो, लोग जो जो भी अवेलेबल है उस चीजों से उन्होंने जो बनाया है वही ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, फंक्शन में भी यूज करते हैं, कोई भी उत्सव में भी यूज करते हैं, वही अपना सत्रीय नृत्य में भी यूज करते हैं। फिर है मणिपुरी। इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है, बाकी में थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। ये तो देखो एग्जैक्टली है, जो ट्रेडिशनल अटेयर देखो मणिपुर के एकदम सेम है, जो फीमेल कैरेक्टर, फीमेल परफॉर्मर की मणिपुरी में। तो मैं वही बोल रहा ना, तो विविधता क्या है, यही विविधता है जो भारत में पहले से जो विविधता है, वेशभूषा, भाषा, म्यूजिक, ये सब में इंस्ट्रूमेंट, वही विविधता है अपने शास्त्रीय नृत्य में भी। और एकता क्या है, जैसा हमारे संस्कृति एकता है, शास्त्रीय नृत्यों में वो एकता क्या है, नाट्य शास्त्र। क्योंकि इतनी विविधता होने के बाद भी हम सब वही हस्ता यूज करते हैं, हम सब वही अभिनय फॉलो करते जो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा बताया है, हम सब वही मेजरमेंट यूज करते जब मंच की बात आते, हम वही म्यूजिक के बारे में बात कर रहे थे जो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताया। तो एकता यही होते जो नाट्य शास्त्र, और विविधता क्या है, अपनी अपनी लोकल
जगह पे हमको जो चीजें मिलते हैं उससे माध्यम से जो बनाया है वेशभूषा। और ये सिर्फ हमने अभी वेशभूषा इसकी बात की है, लेकिन आप देख रहे तो भाषा भी ऐसा है। संगीत की जो लिरिक्स होते हैं भरतनाट्यम में तमिल में होगा, कथक में आ गए तो हिंदी में हो गए, केरल में गए तो संस्कृत और मलयालम में होगा मैक्सिमम। तो जहां जिस जगह की जो भाषा है वही यूज किए। और आप ये देखो इंस्ट्रूमेंट्स, भरतनाट्यम में मृदंगम, कुचिपुड़ी में मृदंगम यूज करते हैं, और कथकली में चंडा यूज करते हैं, और मोहिनीअट्टम में तो इडक्का यूज होता है। सब परकशनी है। और कथक में आ गए तो तबला, और मणिपुरी में गए तो ढोल यूज करते हैं। सब परकशन है, सब चमड़े से बने हैं, लेकिन सब में डिफरेंस तो है ही है ना। हम अगर सुनते तो चंडा का आवाज जैसा नहीं होता मृदंगम का जैसा नहीं होते तबले का। तो ये भी कैसे बने, उस जगह पे जो मोस्टली यूज करते। केरल में चंडा मतलब हर फेस्टिवल में बनते हैं, चंडा बजाते ये, तो यूज किया है कथकली में। तो ये भी जो मतलब मेरा ये कहने के मतलब है, ये सिर्फ वेशभूषा में नहीं है, भाषा, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, हर चीज में ये जो विविधता जो दिख रहा है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जहां से उसका उत्पत्ति हुआ है उधर जो भी अवेलेबल था उसको उन्होंने अडेप्ट किया है अपने नृत्य में। जी, ये कथकली के बारे में हमने शुरू में इसलिए नहीं बोला था क्योंकि कथकली का ऑफ कोर्स केरल का है, सो वेशभूषा वो सब में इन्फ्लुएंस है। हम दूसरी एक और चीज बताना चाहते, कथकली का मेकअप आप देख लो, इतनी ज्यादा मतलब मेकअप बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आपको है, क्योंकि बाकी क्लास शास्त्रीय नृत्यों के हिसाब से ज्यादा मेकअप करते, ज्यादा भाई मतलब थोड़ा भारी कॉस्ट्यूम पहनते हैं उन लोग। अब भाई एक फोटो देख के आपको समझ में आएंगे बहुत ज्यादा भारी है उसकी कॉस्ट्यूम और ऑर्नामेंट्स। और ये जो दिखते हैं ना, जो ग्रीन कलर पे आपको दिखते हैं चेहरे पे उनके, ये बनते हैं कोकोनट लीव से। कोकोनट लीव से क्यों बनते होंगे, क्योंकि केरल में तो ही ज्यादा अवेलेबल है ना, तो उसमें से यूज करके उन्होंने अपनी जो श्रृंगार होते, जो अपने मेकअप होते वो उसमें से करते हैं। और बहुत ही चीजें ऐसा, हम एक एग्जाम्पल बताया है, लेकिन बहुत चीजें जैसे व्हाइट आपको दिख रहा है ना, ये सब उधर जो मिलते हैं उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस करके वो यूज करके बनते हैं। जैसा अलग अलग चीज है, मतलब उनकी रेड आंख, आंख अगर देखे तो आप अगर जूम करके थोड़ा देखे तो उनकी आंख देखो रेड कलर में है। ये क्या है, केरल में एक मिलते हैं चुंडपू कहते हैं उसको, ये आंख में डालते हैं परफॉर्मेंस के पहले ताकि रेड हो जाएंगे। ऐसा कैरेक्टर है उसमें रेड कलर की आंख दिखेंगे। वो भी केरल में जो देखो आप जूम करके देख रहे तो आपको मिल जाएगा, देखो रेड कलर दिखते हैं, ये मेल कैरेक्टर में यूज होते हैं। तो ये हर चीज मतलब हर चीज जो उस जगह पे जो अवेलेबल है उससे बनते हैं, उसमें वो यूज करते हैं। क्योंकि पुराने टाइम में ये सब मुश्किल था, कहीं और से कुछ लेके आ जाओ और परफॉर्म करो, ये नहीं होते थे। और परफॉर्मेंस आज के जैसा नहीं है, हर उत्सव पे होते थे, मतलब कथकली हर उत्सव पे होते थे केरल में। अभी की बात नहीं कर रहे, पुराने टाइम की बात कर रहे। तो उस समय ये एकदम छोटे छोटे मोटे चीजें आपको जो अवेलेबल है उससे आपको काम चलाना पड़ता है, आप कहीं और जाके लेके आना ये सब बात नहीं हो पाते थे। इसलिए ये सब इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हमको अपने शास्त्रीय नृत्य में दिखते हैं। अभी हमने अपने शास्त्रीय नृत्य के बारे में बोले, अभी हम इसके बारे में बोलेंगे ये शास्त्रीय नृत्य अपने स्कूल एजुकेशन में इसकी क्या महत्व है। अपने स्कूल एजुकेशन में हम सब स्कूल की साथिया है, तो अपने स्कूल एजुकेशन में इसका क्या महत्व होते हैं, इसकी परिचय होने से, इसकी ट्रेनिंग होने से हमको क्या लाभ मिलते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम एक दो पॉइंट हम बात करना चाहते हैं। जी, आप सब जानते हैं बहुत हेवी ट्रेनिंग होता है, क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग इतना इजी नहीं है, जैसा फोक डांस है हमको सब जानते हैं क्योंकि हमारा शरीर में ऑलरेडी ये फोक करने का एक है, क्योंकि हम लोकल लोक से आए ना, लोक नृत्य, तो हम सबके अंदर है वो करने का। लेकिन शास्त्रीय नृत्य करने के लिए एक टिपिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, तो बहुत हेवी ट्रेनिंग होते है शास्त्रीय नृत्य के। ये ट्रेनिंग की वजह से बच्चों में एक डिसिप्लिन हो जाते, एक पेशेंस हो जाते हैं, एक अनुशासन हो जाते हैं, एक धैर्य हो जाते। इसलिए स्कूल एजुकेशन में क्लासिकल डांस की
परिचय होना, हम ये नहीं बता रहे उसकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, लेकिन परिचय होना, उसके बारे में उनको समझना और थोड़ा उनको उसकी ट्रेनिंग देने से उनकी डिसिप्लिन में बहुत बड़े फर्क हो जाते। फिर ऑफ कोर्स हम जानते हैं हेवी ट्रेनिंग होने की वजह से शारीरिक तो क्षमता तो बनता ही है, फिजिकल फिटनेस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं। हम खेल के बारे में बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस होने के बारे में बात करते हैं, तो ये क्लासिकल डांस पे हमको एक फिजिकल फिटनेस जरूर देते हैं। और उसकी वजह से अपने शरीर के ऊपर एक कंट्रोल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी छोटी उम्र में, अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल होना, ताकि आगे जाके हम जानते हैं अपने शरीर को क्या हो रहा है, कैसे हो रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल फिटनेस भी ये ट्रेनिंग की वजह से विदाउट नॉलेज, मतलब हम जानबूझ के जिम में जाके नहीं कर रहे, हमारी नॉलेज के बिना हम करते हैं, ये ट्रेनिंग के माध्यम से हमको फिटनेस हो जाते। फिर ऑफ कोर्स हम इसमें किसकी बारे में बात कर रहे हैं, एक अभिनय करने की बात कर रहे हैं, एक फीलिंग कर रहे हैं, रेस्ट करने की बात कर रहे हैं, मतलब फीलिंग के बारे में हम बात करते हैं। जब ये फीलिंग जब हो जाते हैं या इम्प्रोवाइजेशन जब हो जाते हैं, जब कुछ हम सीखते हैं, जैसा कोई अभिनय के आइटम हो गया, तो हमको जैसे राम बनना पड़ता है या सीता बनना पड़ता है, तो हम उसके बारे में सोचते हैं राम कैसे होते हैं, राम का क्या भाव होगा, राम कैसे बात करते हैं। जैसा सीधा होते थे, फीमेल में सीधा कैसे होगा, शूर्पणखा जैसा नहीं होता है ना सीधा, बिल्कुल नहीं होता है। तो सीधा कैसे होते, सीधा कैसे, सीधा का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये सब हम सोचते हैं। तो हमारे एक अंदर की जो फीलिंग है ना, ये बहुत आंतरिक भावना करना बहुत जरूरी होते, उसके माध्यम से हमको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाते, एक सेल्फ बिलीफ हो जाते, एक आत्मविश्वास और खुद के ऊपर एक भरोसा हो जाते। तो इसीलिए शास्त्रीय नृत्य का ट्रेनिंग स्कूल स्तर पे होना बहुत एक अच्छी महत्वपूर्ण चीज है। नेक्स्ट है, ठीक है, हम लोग क्या करते, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। जैसा स्टूडेंट्स को बोलते आज हमने ये किया है, कल थोड़ा सोच के आ जाओ, अगर वन की दृश्य आप कैसे दिखाएंगे, एक वन की दृश्य, आपको एक जिंगल दिखाना चाहिए वन की दृश्य। तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे जैसे क्लास में आते हैं ना, उन लोग आते हैं, हाँ मैम वन में पक्षी है, उधर ये मतलब एक पेड़ है, और इधर एक नदी है। तो हम सोचते हैं, हमारे क्रिएटिविटी काम करते हैं। नहीं, हर कला में होते हैं, हम सिर्फ क्लासिक शास्त्रीय नृत्य के बारे में नहीं बोलते, हर कला में। जैसा पेंटिंग हो गया, आप किसी बच्चे को बोल दो एक वन की दृश्य आप बना दो, वो बनाते हैं ना, ऐसे चिड़िया बनाते हैं, एक पेड़ बनाते हैं, तो बिल्कुल बनाते हैं। तो इनकी क्रिएटिविटी, ये छोटी एग्जाम्पल बोले, लेकिन बड़े बड़े इसमें हम जाएंगे जब आइटम सीखते हैं या कुछ कुछ नया डांस में सीखते हैं, बच्चों की क्रिएटिविटी में बहुत फर्क, बहुत अलग एक होते, उसकी वजह से उनकी मेमोरी पावर अच्छे होते, मेमोरी पावर बहुत शार्प हो जाते हैं बच्चों के। और नेक्स्ट है ऑफ कोर्स, इन भारत की जितने शास्त्रीय नृत्य है, ये सब अपनी संस्कृति से जुड़ा है। इसमें जितना कहानी बोल रहे, अपनी जो संस्कृति से जुड़ा हुए कहानी, अपने पुराण, अपना वेद और अपना जो इतिहास, उनसे जितना भी कहानी आप देखो अपने इतिहास से ही होते हैं। जैसा राम की कहानी, कृष्ण की कहानी, अर्जुन की कहानी, तो महाभारत एवं रामायण और अपने जो इतना उपनिषद है, जितना इतिहास है और जितना वेदास है, उसमें जो बात किए है, हम ये दृश्य कला के माध्यम से, अपने हैंड जेस्चर, हस्तों के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से हम वही कहानी तो बता रहे हैं। तो इसीलिए हमारे नॉलेज के बिना अपने बच्चों के मन में अपने संस्कृति के बारे में भी हम एक नॉलेज डाल रहे, ये जानबूझ के नहीं कर रहे। हम बच्चों को बिठा के कहानी नहीं सुनाते, राम कौन होते थे, अर्जुन कौन होते, लेकिन कैसे हम एक नृत्य के माध्यम से अपनी पहचान को उनको समझा रहे, अपनी संस्कृति को, अपने कहानियों को उनको समझा रहे। तो इसीलिए स्कूल एजुकेशन में शास्त्रीय नृत्य या कोई भी कला की एक महत्वपूर्ण रोल होते हैं। पहले जैसा हमने बोला, डिसिप्लिन, अनुशासन और स्थैर्य बढ़ते हैं, फिजिकल फिटनेस होते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास होते हैं और खुद पे भरोसा हो जाते हैं, और मेमोरी पावर काफी अच्छा होता है, क्रिएटिविटी ज्यादा हो जाते हैं। और विदाउट नॉलेज क्या हो रहे, अपनी पूरी लिटरेचर की, अपनी जो संस्कृति के बारे में उनको एक परिचय भी हो जाते, उनको उसके बारे में एक समझ भी हो जाते। इसीलिए अपनी जो
स्कूल एजुकेशन में शास्त्रीय नृत्य होने का बहुत एक अच्छे विचार है। तो इस दृष्टि से आज हम लोग ये कला से समृद्ध शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा ये इस मतलब स्कूल के जो स्टूडेंट्स को ये बताने से सिर्फ संस्कृति और संस्कार बढ़ाना बिल्कुल है, ये घर पे भी हमको मिलती है, स्कूल में अपने स्कूल में भी मिलते हैं। उससे ज्यादा एक कदम और बढ़ के आज गवर्नमेंट एक और कदम आगे बढ़ के इसमें करियर अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि ये स्कूल एजुकेशन में आपको इसके बारे में समझ में आने से आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी भी दिखेगा। सिर्फ अपनी संस्कृति पहचाना, सेल्फ बिलीफ होना, कॉन्फिडेंट होना ये भी नहीं है, आपकी इसमें एक करियर अपॉर्चुनिटी भी है। आप इसमें आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें आपकी बहुत स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स हमारे पास आके बताते मैम इंजीनियरिंग किया है लेकिन मजा नहीं आ रहे, हम ऐसा नौकरी नहीं कर पाते। हाँ, उन लोग बोलते हम बचपन में डांस सीखे थे मैम, हमको डांस सीखना है। तो बिकॉज दे अंडरस्टैंड, उन लोग को समझ में आते हैं कुछ करने के बाद नहीं ये नहीं करना चाहिए था, मेरा रुचि कुछ और में था। तो ये सेशन आपको एक मौका भी मिल रहे, आपकी रुचि इसमें है क्या, आपका इंटरेस्ट है क्या इसमें, ये आपको पहचानने के लिए, ताकि आगे जाके आप इसके बारे में ज्यादा पहचान के। इसमें आज गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किया है, तो अगर अपनी रुचि है तो हम इस सब में काम कर सकते हैं। इस उद्देश्य से हमने आज ये सेशन रखा है, और आगे जाके हम नेक्स्ट सेशंस में हम एक शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम के बारे में ज्यादा डिटेल में, क्योंकि हम भरतनाट्यम विधा से, तो भरतनाट्यम विधा के बारे में हम लोग ज्यादा बात करेंगे। और मैं पहले ही बोल दिया, मैं केरल से होने की वजह से मेरे जो बता रहे थे, जो हिंदी में जो बात कर रहे उसमें अगर किसी को कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रहे तो बिल्कुल आप कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उससे शुरू करेंगे और अच्छे से हम उसके बारे में समझा के फिर आगे हम अपने शास्त्रीय नृत्यों में जा सकते हैं। और ये मैं पहले ही जैसे बताया है, ये संगीत नाट्य अकादमी 8 क्लासिकल डांस को मतलब क्लासिकल डांस का पद दिया है, लेकिन बहुत ऐसा अपना शास्त्र नृत्य है जो शास्त्र से जुड़े हैं, शास्त्रीय नृत्य की हेडिंग के अंडर नहीं आते। जैसे यक्षगान हो गया, आप कभी अगर मौका मिले तो यक्षगान एक बार देख लीजिए, जैसा आंध्रा के कर्नाटका के एक फोक स्टाइल है, मतलब अभी उनकी ये चल रहे हैं, जैसा शास्त्रीय नृत्य की पद मिलने की ओर से उन लोग जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर एक अद्भुत एक प्रस्तुति है, मतलब कला नृत्य है यक्षगान। ऐसा भारत में बहुत ऐसा नृत्य है जो शास्त्र के आधार पे बने, जैसा कूडियाट्टम है, जैसा संस्कृत ड्रामा है कूडियाट्टम है, इसमें भी डांस का मूवमेंट भी होते हैं, उसमें भी हस्तों का प्रयोग होते हैं। जैसा जैसा नाट्य जब हम बोलते हैं वो बड़े फ्रेम है, बड़े कैनवास है नाट्य, उसमें नृत्य भी आ जाते हैं, इसमें संगीत भी आ जाते हैं, उसमें लिटरेचर भी आ जाते हैं। नाट्य बहुत बड़े कैनवास है, जो जो कैनवास के बारे में हमने पहले बताया था, ओरिजिन ऑफ नाट्य, जैसे नाट्य आए हमने कहानी पहले बताया था ना, वो नाट्य के भाग है, ये सब नृत्य नाट्य ये सब उसकी भाग है। जैसा अगर नटन को हम जब कहते हैं, नृत्य जब बात कर रहे तो नटन का तो बात बताना ही है। नटन भेद के बारे में हम अगर बोल रहे तो 3 तरीके में होते हैं, नृत्य नाट्य, नटन भेद कहते हैं इसको ना, 3 तरीके में है। सबसे पहले क्या है, नृत्य मीन्स प्योर डांस होते हैं, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है, प्योर डांस होते हैं। जैसा कोई अगर आपने कई शास्त्रीय नृत्य देखा, हमको पता नहीं आप लोग कितना शास्त्रीय नृत्य देखे, अगर हिप हॉप सल्सा वगैरह है तो सब जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य के बारे में शायद इतना नहीं मालूम होगा। लेकिन आज से बाद आप लोग कभी नहीं बोलेंगे आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यही है अपना नृत्य मीन्स प्योर डांस होते हैं। प्योर डांस की मतलब है उसमें एक्सप्रेशन अभिनय नहीं होते है? बस हाथ और पैर से हम लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं वही होगा, उसमें एक्सप्रेशन नहीं होगा, इसको नृत्य कहते हैं। दूसरा है नृत्य, जिसमें नृत्य भी है अभिनय भी है? एक्सप्रेशन भी बनते हैं और हाथ पैर की जो मूवमेंट है, अंगों की जो मूवमेंट है, शरीर की जो मूवमेंट है, ये सब उसमें होते हैं, ये हो गया नृत्य। और तीसरा है नाट्य, ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन।
ड्रामा जैसा एलाबरेट करके आप एक ड्रामा जैसे, उसमें डायलॉग भी है, एक्सप्रेशन भी है, नृत्य भी है, अभिनय भी, सब कुछ है, दैट इज नाट्य। तो नडन भेद में 3 है, नृत्य, नृत्य, नाट्य। प्योर डांस विदाउट एक्सप्रेशन, अभिनय और डांस, अभिनय और नृत्य मिला के, और तीसरा है ड्रामा जैसा, पूरा कहानी डायलॉग के साथ जो बोलते, इसको नडन भेद कहते हैं। तो मैं जी ये बता रहे थे, नाट्य इज ए बड़ा, नाट्य एक बहुत बड़ा एक कैनवास है, उसके अंदर डांस भी होते हैं, उसके अंदर अभिनय भी होते हैं, उसके अंदर डायलॉग भी होते हैं, उसके अंदर लिटरेचर भी होते हैं, उसके अंदर रस भी होते हैं, हर चीज उसके अंदर होते हैं। और पिछली क्लास में हमको लग रहा है आप लोग शायद अभिनय के बारे में हिमांशु द्विवेदी जी ने आपको शायद समझाया है, अभिनय और रंगमंच में कैसे अभिनय होते हैं, ये सब के बारे में। तो ये नृत्य में भी, क्लासिकल नृत्य में भी अभिनय का एक महत्वपूर्ण, अभिनय एक महत्वपूर्ण अंग है क्लासिकल नृत्य में भी। तो हम आगे जाके जब भरतनाट्यम के बारे में जब बात करेंगे, उसमें अभिनय का क्या इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन भी करके अभिनय कैसे होते हैं, और ड्रामा में और नृत्य में अभिनय करने में क्या डिफरेंस है, वो भी है ना। सब नाट्य हम बिल्कुल मान रहे, लेकिन ड्रामा में कैसे, एक नाटक आप देखते हैं उसमें जैसा अभिनय होते हैं और एक क्लास शास्त्रीय नृत्य में अभिनय होते हैं, उसमें तो फर्क है, दोनों एक ही जैसा होते हैं। मुझे लग रहा है नाटक शायद ज्यादा अच्छा आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि उसमें डायलॉग भी है, डायलॉग का हेल्प भी होते, लेकिन नृत्य में नहीं होते। नृत्य में डायलॉग अंडरलाइन डांस ड्रामा, अगर डांस ड्रामा है तो अलग है, क्योंकि डांस और ड्रामा मिला के बनते, लेकिन नृत्य में कभी डायलॉग नहीं होते। आपको जो भी बताना है आप अपना हस्तों के साथ बता सकते हैं, जो भी आपको करना है, बुलाना है या जाओ ये बोलने के लिए आप यूज करते हैं अपना हस्ता और एक्सप्रेशन। नाट्य में भी बिल्कुल हस्ता और एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन साथ में आप लिटरेचर भी यूज करते हैं, आप डायलॉग भी यूज करते हैं, आपको उधर लिरिक्स भी, आपको डायलॉग भी, आपको एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट भी होगा डांस में। लेकिन आपको जो भी बोलना है आपको अंगों के साथ और आपको भाव के साथ, ये सबके साथ आपको कन्वे होते हैं। तो आगे जाके हम बिल्कुल उसको भरतनाट्यम में कैसे अभिनय होते, भरतनाट्यम कैसे बने हैं, उसके बारे में हम ज्यादा एलाबरेट करके आगे एपिसोड में आपको बिल्कुल बता देंगे। और उस दोनों में, नाट्य और अब डांस में अभिनय करने में थोड़ा क्या डिफरेंस है, इसका भी हम डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको थोड़ा दिखाएंगे, क्योंकि आज हम बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया, इसलिए क्योंकि आज का हमारा टॉपिक 8वां क्लासिकल डांस के बारे में था। तो हम 8वां क्लासिकल डांस में बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं है, तो जिसमें हम थोड़ा बहुत जानते हैं भरतनाट्यम, उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। तो वंस अगेन हम लोग फिनिश करने से पहले हम लोग बात करेंगे 8वां क्लासिकल डांस के नाम, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है ये 8वां क्लासिकल डांस के नाम। तो हम लोग शुरू किया है केरल से, केरल से हम शुरू किया तो कथकली, मोहिनीअट्टम, फिर केरल से हम आगे तमिलनाडु, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, तमिलनाडु से सीधा बस पकड़ के हम आ गए आंध्र प्रदेश में, उधर हमको मिलते हैं तेलुगु में कौन सी, कुचिपुड़ी। फिर उधर से हम गए ओडिशा की तरफ, उधर हमको मिलते हैं ओडिसी। फिर सीधा हम गए नॉर्थ इंडिया, आगे पहुंच गए इधर क्या है, कथक, फिर नॉर्थ ईस्ट आसाम, सत्रिया, और मणिपुर, मणिपुरी। ये अपना 8वां क्लासिकल डांस है। और वंस अगेन हम रिमेंड कर रहे हैं, ये पद मिले हैं संगीत नाटक अकादमी द्वारा। तो बाकी भी बहुत ज्यादा अपने नृत्यों, बहुत ज्यादा अपने डांसर से ये पद मिलने के लिए भी अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो आगे जाके ये उम्मीद है भारत में 8 से ज्यादा और भी शास्त्रीय नृत्य की पद मिले हुए नृत्य होगा, ये आगे जाके बिल्कुल हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज की अपनी जो सेशन है हम वाइंड अप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, भरतनाट्यम के बारे में बात करेंगे, और भरतनाट्यम में अभिनय और हस्तों का क्या महत्व है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करके, इस पे एक्सप्लेन भी करके हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक सभी को धन्यवाद। और जो भी आपको इसके बारे में जो भी डाउट है, जो भी आपको कमेंट है, बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, ताकि इसमें अगर कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट सेशन में वो ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें जो भी लाभ मिले हैं ये भी आप जरूर बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम और अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।